ओके, दिस इज अक्टूबर 2018 वेरिएंट 12 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और क्वेश्चन का नाम है ऑल प्ले। और ये बात हमें पता है कि वेन एवर वी आर रीडिंग द केस, वेन एवर वी आर रीडिंग द सिचुएशन, तो हमें थोड़ा तरीके से प्रॉपर इंडल्ज होके रीड करना होता है। ऐसे रीड करना होता है कि वी एक्चुअली थिंक दैट इट्स अ रियल लाइफ बिजनेस। ठीक है, ऑल प्ले इज अ टॉय शॉप। ठीक है, टॉय शॉप सेट अप बाय विंस इन 2012। Each year, Vince has met his business objectives, including making a profit in 2017. ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करके चलता है ये भाई। विंस कोई नॉर्मल इंसान है हमारे जैसा, जिसने ये बिजनेस टॉय शॉप स्टार्ट किया। ठीक है, और 2017 में प्रॉफिट भी हुआ। ऑल प्ले इंपोर्ट्स ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्टेड टॉयज हैं सारे, हम बाहर से मंगवाते हैं। Vince wants to expand by opening a second shop so he can sell a wider range of products. The cost of buying the shop is $20,000. One option for finance is a bank loan. Vince's bank manager will want to see all play income statement and other financial documents. ठीक है, यानी कि he is actually planning for another shop, और second shop के लिए इसको 20,000 की फाइनेंसिंग चाहिए, एंड ही इज प्लानिंग फॉर बैंक लोन एंड द बैंक हैज आस्क्ड फॉर सम डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ऑब्वियसली बैंक ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए देखेगा ना क्योंकि द बैंक विल हैव टू असेस कि क्या हमें इनको लोन देना चाहिए, क्या विंस को लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या ये इतने प्रॉफिट्स कर रहा है कि ही विल बी एबल टू पे ऑफ द लोन, पे ऑफ द इंटरेस्ट ऑन टाइम। ठीक है, सिचुएशन में फिर हमें दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल प्लेज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2018। इनकम स्टेटमेंट का हमें कुछ पार्ट दिया हुआ है। रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं दिया हुआ। एक्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, देन ग्रॉस प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, लेकिन हम इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक रेवेन्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लाइक इजी है वैसे तो। एक्स माइनस 63 क्या होगा, तो 52 आया होगा ना। सो आई कैन लाइक गो इन रिवर्स वर्किंग कर सकते हैं ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, या हम ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट ना। तो रेवेन्यू एक्स दिया हुआ है, माइनस 63 इज इक्वल्स टू 52। सो एक्स इज इक्वल्स टू 52 प्लस 63। रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी 52 प्लस 63 कितना होता है, 115। So basically x would be $115,000. याद रहे 115 या 125, 52 plus 63 is 115, 125 नहीं 115। और याद रहे कि ये वैल्यूज $1,000 है। हाँ, ठीक है, और y की वैल्यू निकल जाएगी, y एक्सपेंसेस, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस किया होगा तो नेट प्रॉफिट आया होगा। तो इफ आई नाउ कितना माइनस किया होगा, 40 ऑब्वियसली, है ना, $40,000। कैसे निकाला, 52 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 12। सो y इज इक्वल्स टू 52 माइनस 12 हो जाएगा ना, y इज इक्वल्स टू 40,000। ठीक है, बेसिकली देखो रिवर्स वर्किंग करवा रहा है। अभी x और y इधर यहाँ पे लिखने के मार्क्स नहीं है, अभी ऑब्वियसली हमसे पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, याद रहे कि लाइंस में लिखने के मार्क्स हैं। इस तरह टेबल पे वर्किंग्स खाली आप अपने लिए कर सकते हो, बट मेन जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो लाइंस पे लिखने के मिलेंगे। ठीक है, ओवरऑल वैसे 2018 का हमें दिया हुआ है ना ये स्टेटमेंट, 2018। व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए क्या वर्ड्स यूज करूं, गोल्स, टारगेट्स, एम्स। गुड, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन लिखता हूं, सही है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स are the aims and targets are the aims and targets that the business will want to achieve, in a certain time period.
इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कोई भी बिजनेस होगा ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई तो गोल होना चाहिए कि व्हाट दे आर एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स। एंड दिस कैन बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन काफी हो गया। दिस कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। दिस कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। हाँ, पार्ट बी, कैलकुलेट एक्स एंड वाई। अच्छा, डायरेक्ट, क्या हम डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यू हैव टू शो द वर्किंग्स, इफ यू कैन दैट वुड बी गुड। ठीक है, कोशिश करनी होती है कि हम वर्किंग्स शो कर दें, बेसिक कर दें भले, और ट्रिपल जीरोस को इग्नोर ना करें, बिकॉज ऑब्वियसली 52 एंड 52,000 में बहुत डिफरेंस है। 115 और 115,000 में बहुत डिफरेंस है। तो ट्रिपल जीरोस को प्लीज आप इग्नोर करके अपने फ्री के मार्क्स लूज ना करें। ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी 52,000 माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू $40,000। सही है, कोशिश करें कि डायरेक्टली आंसर्स हम ना लिखें। वी शुड जस्ट ट्राई टू शो बेसिक वर्किंग्स। ठीक है, पार्ट सी, identify and explain one advantage and one disadvantage to all play of importing its products। import करने का क्या एक फायदा और एक advantages, what are the advantages of importing? If we are importing our inventory, what do you think are the advantages for a business for all play? better quality products हम सोर्स कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं ना, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम मंगवा सकते हैं। और क्या एडवांटेज हो सकता है इंपोर्ट करने का? और ज़्यादा बेहतर वैरायटी, नए तरह के न्यू इनोवेटिव टॉयज, वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के ला सकते हैं जो शायद लोकल मार्केट्स में अवेलेबल ना हो। और बट प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम होगा इंपोर्ट करने का। हाँ, taxes, good, we will have to pay some of the taxes such as tariffs, duties, and जिसकी वजह से हमारी cost of purchasing महंगी होगी, जिसकी वजह से शायद हमें ज़्यादा प्राइसेस भी चार्ज करना पड़े, जो कि अगेन एक कस्टमर्स के लिए एक मुश्किल काम है। सही है, डिपेंडेंस होगी, क्योंकि फिर कुछ अगर रिटर्न करना है, कुछ बेसिकली इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज, क्योंकि अगर कोई टॉय रिटर्न करना है या कोई डिफेक्ट आ जाए या कुछ इस तरह का मसला हो जाए, तो फिर एक रिटर्न करना विल बी अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज अब तो आपने मंगवा लिया ना, तो वो रिटर्न कैसे करोगे अगर कोई गलत चीज़ आ गई या कुछ इस तरह का? अगर आपका लोकल सप्लायर होता है ना, तो फिर उसको वापस देना है नई चीज़। तो बेसिकली बीच में लीड टाइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको इम्पोर्ट करने में टाइम लगता होगा, तो आपको पहले से ऑर्डर करना होता होगा, फिर उसका पूरा अरेंजमेंट, इट्स नॉट ईजी टू मैनेज। ठीक है, लेकिन हमें कोई भी एक एडवांटेज एंड एक डिसएडवांटेज बताना है, वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज। ठीक है, अच्छा एडवांटेज लिखें। क्या हम वन वर्ड आंसर लिख सकते हैं? वन वर्ड, कैन वी राइट वन वर्ड आंसर्स? नो, नॉट एट ऑल, वी कैन नॉट राइट वन वर्ड आंसर्स। ठीक है, ऑल प्ले, एडवांटेज लिख रहा हूं ऑफ इंपोर्टिंग ना, ऑल प्ले विल बी एबल टू, all play will be able to purchase wide variety of toys। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग प्रोडक्ट, आई एम राइटिंग वाइड वैरायटी ऑफ टॉयज, क्योंकि 4 मार्क है, एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं तो इसको एप्लीकेशन करना है। और एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन में याद रहे कि जब भी मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, और ये एक्सप्लेनेशन 1 मार्क की है ना, कैसे पता चला? क्योंकि टोटल मुझे एग्जामिनर इस क्वेश्चन के दे रहा है 4 मार्क्स, और इसके लिए मुझे इसने ऑब्वियसली 1 मार्क फॉर एडवांटेज, सेकंड मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन, थर्ड मार्क फॉर डिसएडवांटेज एंड फोर्थ मार्क फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। दैट्स हाउ मार्क्स आर डिवाइडेड। तो अब क्लियरली इसका मतलब यह है कि 1 मार्क एक एडवांटेज का मिलेगा। अब मुझे इसका एक और मार्क्स जो है ना यहाँ एक्सप्लेनेशन से लेना है। तो जब भी इस तरह की आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे होगे,
तो याद रहे that you have to write that why this point is an answer to this question. कि ये आपने जो लिखा है ना कि वैरायटी, ज्यादा वैरायटी आप ऑफर कर सकते हो, तो ये वाला पॉइंट बेनिफिट क्यों होगा? क्यों बेनिफिट होगा? क्यों बेनिफिट होगा भाई? अगर आप वाइडर वैरायटी ऑफ टॉयज ऑफर करोगे तो इससे क्या होगा? बेनिफिट क्या है ऑल प्ले? कस्टमर चॉइसेस बेहतर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज्यादा नए कस्टमर्स भी हमारे पास आना चाहेंगे। उनको पता होगा कि हमारी शॉप पे जो है वो हर तरह के टॉयज मिल जाते हैं, हर तरह का कस्टमर आपके पास आना चाहेगा, जिससे आपकी सेल्स मैक्सिमाइज हो सकती हैं, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं, ब्रांड नेम आपका इंप्रूव हो सकता है। सही है? यानी कि आई हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई वुड दिस पॉइंट बी एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो एक्सप्लेनेशन, दिस विल allow all play to attract all types of customers, leading to देखो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि इन्होंने प्रॉफिट का नंबर भी दिया हुआ ना 12, लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट्स of $12,000. Increase profits of $12,000. That's a disadvantage. All play will have to pay various taxes. All play will have to pay various taxes on imports, such as import tariff. Import tariff पे करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगी। तो इससे फिर प्रॉब्लम क्यों होगा? इससे प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि जब आप ज्यादा टैक्सेस पे करते हो तो जो आपने इन्वेंट्री खरीदी होती है वो आपको ज्यादा महंगी पड़ती है, और जब वो ज्यादा महंगी पड़ती है तो फिर आप में भी उसको फिर महंगा बेचना पड़ता है ना? और एक्सप्लेनेशन, these taxes will increase the cost of purchasing, which can lead to higher prices, and less competitiveness for all play, which can lead to higher prices and less competitiveness for all play. Because if you will be charging a higher price, then customers might not be willing to come to your business. Rather, they will want to go to another business जहाँ पे product सस्ता मिल रहा है, जहाँ पे कम प्राइसेस में मिल रहा है। शायद ये हो सकता है कि उस तरह के जो कस्टमर जो सस्ता प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं उनके लिए फिर शायद हम इतने ज्यादा अच्छी चॉइस ना हो, प्रॉबेबली बिकॉज वी ऑल, हमें प्राइस ज्यादा ही चार्ज करनी पड़ेगी ना जब टैक्सेस हम ज्यादा पे कर रहे होंगे तो। सही है? ओके, नेक्स्ट पार्ट डी। Identify and explain two ways in which the bank might use Allplay's financial documents. Identify and explain two ways in which the bank might use Allplay's financial documents. ठीक है, अब मुझे बताएं कि बैंक ऐसा क्या देखना चाहेगा उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में से, मतलब ये जो इनकी इनकम स्टेटमेंट्स होंगी या जो कैश फ्लोज होंगे। सो व्हाई वुड अ बैंक, हाउ वुड द बैंक यूज दीज फाइनेंशियल? Number one, they will want to see the liquidity position. They will want to analyze that how easily they are able to cover up for their day-to-day expenses. कितना अच्छी उनकी working capital position है, वो already कितना ज्यादा लोन ले चुके हैं,
वो कितना ज्यादा ऑलरेडी गेयर्ड है, जिसको कहते हैं ना गेयरिंग रेशो, गुड। और ये भी देखेंगे कि क्या उनके अकाउंट्स में कोई ऐसा एसेट है जो ये इनको सिक्योरिटी रखवा सकते हैं, कोलेटरल रखवा सकते हैं, गुड। ठीक है, और भी देखेंगे इनकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, दैट वेदर दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल इनफ। ठीक है। गियरिंग रेशो क्या होता है? गियरिंग रेशो का मतलब होता है कि ऑलरेडी हम कितना ज्यादा डेट पे डिपेंडेंट है, कर्जे हम ऑलरेडी कितने ज्यादा ले चुके हैं, उसको कहते हैं गियरिंग। ठीक है। गियरिंग का मतलब है कि हम हाउ मच अ बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन डेट्स, ऑन लोन्स, ऑन नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलो लिखते हैं। ये थोड़ा सा लिखना मुश्किल होगा लेकिन मैं लिखवाऊंगा, बट जस्ट डू राइट विद मी। हाँ, लिखना है आप लोगों को। वे वन, द बैंक will want to analyze, और याद रहे कि मेरे पास जब ये इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है तो मैं इसको भी रेफर करूंगा, मैं कुछ नंबर्स को भी, मैं मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी तो जरूर लिखूं कि बैंक जो है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन देखना चाहेगा, क्योंकि ये मेरे पास इनकम स्टेटमेंट तो दी हुई है ना, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ नंबर्स भी बता सकता हूँ, उसमें मैं ये वाले नंबर्स यूज कर सकता हूँ, और अगर थोड़ा और अच्छा लिखना है तो मैं कोई प्रॉफिट मार्जिन निकाल के भी बता सकता हूँ। सही है, देखना। द बैंक विल वांट टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन of all play. The bank will want to analyze the profitability position of all play using income statement. Explanation. The profits of the business of the toy shop the profits of the toy shop were $12,000 in 2018, and bank can compare क्या ये पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे? बैंक देखेगा ना कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, क्या वो प्रॉफिट्स का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है। The profits of the toy shop were $12,000 in 2018, and bank can compare these profits with the profits of 2017 to analyze that whether all play is in good position to allow loans. Is in a good position to allow loans. कि क्या लोन्स देने चाहिए या नहीं, तो इससे पहले हम प्रॉफिट्स कंपेयर करेंगे, और क्या करेंगे भाई, गेयरिंग का लिख सकते हैं, लिक्विडिटी लिख सकते हैं। द बैंक will want to analyze the bank will want to analyze the gearing ratio, gearing position of all play. The bank will want to analyze the gearing position of all play. Full stop. Explanation. अच्छा, एक्सप्लेनेशन। लोन कितने का चाहिए था वैसे, फाइनेंसिंग कितनी चाहिए थी इसको, ऑल प्ले को, विंस को बेसिकली 20,000 ना। एक्सप्लेनेशन। The bank will have to analyze, will have to assess that how much this business is currently
dependent on debts and whether further lending of $20,000, देख रहे हो मैं कैसे एप्लीकेशन कर रहा हूं, that whether the further lending of $20,000 will make all play a highly geared business. हाईली गेयर्ड का मतलब होता है 50% प्लस, यानी अगर आपकी कंपनी 50% से ज्यादा डेट्स पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाए, लेट्स से अगर मेरे बिजनेस में $10,000 लगे हुए हैं, लेट्स से इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में $10,000 है, और उस $10,000 में से अगर मेरा लोन ऑलरेडी 6,000 का है और 4,000 मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कहूंगा ना कि मैं तो बहुत ज्यादा डेट्स पे डिपेंडेंट हूँ। आधे से ज्यादा बिजनेस अगर मेरा कर्जों पे डिपेंडेंट हो जाता है, या 50% से ज्यादा अगर मेरा गेयरिंग हो जाता है, तो उसको कहते हैं हाईली गेयर्ड बिजनेस। ठीक है, उसको कहते हैं highly geared business. If a business gets too much dependent on debt, and obviously that's a very risky position, because फिर वो लोन रीपे भी करना है, फिर उस पे इंटरेस्ट भी आपको देना है, तो इंटरेस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट होगा, तो इट्स लाइक तो रिस्क बढ़ जाता है उस बिजनेस में। और जब रिस्क बढ़ जाता है तो फिर लोन भी नहीं मिलता इतनी इजीली, बिकॉज बैंक भी तो कहेगा ना कि यार मतलब हाउ वुड यू बी रीपेइंग द लोन। ठीक है, दैट्स पार्ट डी। एंड एक और पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट, पार्ट ई। डू यू थिंक a bank loan is the best source of finance for Vince to choose? Justify your answer. कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स। 6 मार्क्स में कितनी दफा एप्लीकेशन करना होता है एटलीस्ट? टेल मी हाउ मेनी टाइम्स एटलीस्ट आई विल हैव टू अप्लाई इट बैक टू द केस? At least 2 times. I'll try to do it more, but at least 2 times I'll have to link back to the case. And do you think a bank loan is the best source of finance for Vince to choose? और इसके लिए सबसे बेस्ट ब्रेकअप हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि 6 मार्क्स में हमें फेवर में भी लिखना होगा कि यस बैंक लोन का फायदा होता है, अगेंस्ट में भी लिखेंगे कि यार बैंक लोन का फायदा इतना नहीं होता है, उसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, और फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि क्या मेरे मेरे हिसाब से ये बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है या बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। और वट एवर माई ओपिनियन इज आई विल हैव टू जस्टिफाई। आप अगर कहते हो कि येस इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो भी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि नो दिस इज नॉट बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो भी उसको जस्टिफाई करना होगा। ठीक है, फेवर में क्या लिखेंगे? लाइक वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट अदर ऑप्शंस, वी कैन ऑल्सो से नहीं बैंक लोन ना करें, आप जो है वो किसी और सोर्स ऑफ फाइनेंस पे चले जाओ, लेट्स सच एज ये भी कर सकते हैं। लेकिन अब बैंक लोन पे अगर हम सिर्फ बात करें तो फेवर में क्या लिखेंगे? व्हाट डू वी राइट इन फेवर ऑफ दिस? कि यस फायदा क्या होगा? व्हाट इज द बेनिफिट? एक तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली है कि इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, इजीली अवेलेबल होगा शायद, बहुत लार्ज अमाउंट में आपको मिल जाता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, गुड, आप आराम से फिर उसको पे ऑफ कर सकते हो। और एक और बात हमने सीखी है कि जो भी हमारा ओपिनियन होगा, वट एवर योर ओपिनियन इज, आप अगर कहते हो कि यस इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो भी आप उसको जस्टिफाई करो, लेकिन जस्टिफिकेशन शुड बी सम हाउ डिपेंडेंट, शुड बी कनेक्टेड विद दिस केस। आई विल हैव टू मेक श्योर कि मैं अपना ओपिनियन जब जस्टिफाई कर रहा हूं, तो वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी जनरल, इट शुड नॉट बी बुकिश, इट शुड नॉट बी समथिंग फ्रॉम द बुक, इट शुड बी समथिंग फ्रॉम दिस केस कि यार मेरे हिसाब से बैंक लोन बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कहीं यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन यूज करके। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि नहीं यार, बैंक लोन इज नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पर फिर भी जस्टिफिकेशन मुझे इसी केस में या सिचुएशन से निकालनी है। ये जो है ना, ये स्किल सीखना होगा। तो आपके हिसाब से वैसे क्या कहते हो? गिव मी अ गिव मी अ try to just give your opinion. Do you think that bank loan is the
बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? यू कैन से येस और नो, बट येस अगर आप लिखते हो तो मुझे बताओ कि व्हाई वुड यू से येस, रीजन चाहिए मुझे। येस बिकॉज वट एवर यू थिंक द रीजन कुड बी, या अगर नो कहते हो तो नो बिकॉज जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट सी दिस सिचुएशन, और आप मुझे बताओ कि क्या इसके लिए बैंक लोन बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है या बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। नो बिकॉज वी हैव टू पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना होता है यस, लेकिन इंटरेस्ट वाला पॉइंट मैं अपने ओपिनियन में नहीं लिखूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट वाला पॉइंट जो है ना बुकिश पॉइंट है, नॉलेज पॉइंट है। मुझे किसी कोई ऐसी बात लिखनी है जो मुझे अभी पता चली है। जैसे भी एक बड़ा अच्छा आ गया कि यस आई थिंक बैंक लोन बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि एक्सपेंशन का प्लान हो रहा है, और इसका पहली पहली शॉप तो इसका गुड सीन ये है कि सक्सेसफुल हो चुकी है, प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 2018 में भी इसने प्रॉफिट किया है, और अब ये सेकंड शॉप है। तो क्योंकि एक सक्सेसफुल ग्रोइंग बिजनेस है, तो सक्सेसफुल ग्रोइंग बिजनेस के लिए शायद बैंक वुड बी विलिंग टू गिव आउट द लोन्स, बिकॉज इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, 2012 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी 5 साल 6 साल के अंदर उसने अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर दिए हैं। समझ आ रहा है? प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये बात हम लिख सकते हैं ना केस में से। अच्छा, ये मैं नहीं लिख रहा कि रीपे करना होगा। नहीं यार, मैं अगर लिखूं कि नहीं यार इनको बैंक लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि रीपे करना होगा, तो ये रीपे करने वाला पॉइंट सिचुएशन से नहीं है, ये तो बुक से लिखा है मैंने, फिर तो वो गलत हो जाएगा। समझ आया? यानी कि हमें कुछ, जैसे भी अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज बिकॉज इट्स अ वेल सेटल्ड बिजनेस, इट्स अ वेल सेटल्ड बिजनेस। ये मुझे कहीं बुक से तो नहीं पता था ना कि यार ये ऑल प्लेज अ वेल सेटल्ड बिजनेस, अभी पता चला है कि इट्स अ वेल सेटल्ड बिजनेस, इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। एंड नाउ आई नीड टू टॉक अबाउट द सिचुएशन, कि सिंस द सिचुएशन इज of a successful business and is actually doing well, the banks would be willing to give out the loans, and this is why I think that bank loan is the best source of finance. समझ आया? प्रॉफिट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यस, सही है। तो अच्छा, पहले मैंने देखो ओपिनियन इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही ओपिनियन का जो बेस्ट पॉइंट है या मेरी जो बेस्ट जस्टिफिकेशन है वो मैं पहले ही साइड में कर लूँ, ताकि फिर मैं बाकी के आंसर में ना वो पॉइंट अब ना लिखूं। अगर आपने 6 मार्कर को थोड़ा सा प्लान करना सीख लिया ना, आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा ही माइंड में ही प्लान कर लिया कि यार इसका मैं जो आंसर का कंक्लूजन है ना, अब जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया, डू यू थिंक अ बैंक लोन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विंस टू चूज, अब आपने पहले ये करना है आज के बाद कि थोड़ा सा ना कंक्लूजन सोच लेना है। आपने लेट्स से सोच लिया कि यार मैं ना यस लिखूंगा बिकॉज इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस। सो नाउ दिस पॉइंट यू शुड नॉट राइट समवेयर इन योर आंसर, रादर आप उसको ओपिनियन के लिए सेव करके रखो कि ये वाला जो पॉइंट है वो मैं एंड में लिखूं। सही है? तो यानी कि आपका जो बेस्ट पॉइंट आपको नजर आता हो केस में से, वो आप पहले ही भी सोच के साइड में छोटा सा कहीं आप नीचे से लिख लो, ये भी हो सकता है। तो इससे ये होगा कि आप वो पॉइंट ऊपर नहीं लिखोगे। प्लानिंग भी जरूरी होती है ना, स्पीड भी जरूरी है ऑब्वियसली, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते प्लान भी हमारा, माइंड हमारा प्लान के साथ चलना चाहिए। सही है, अब मैं लिखता हूँ आंसर, चलो। इफ विंस uses a bank, gets a bank loan, then it can significantly improve the financial position of all play. Large amount of $20,000 might be arranged large amount of $20,000 might be arranged quite easily, and this can be repaid. This can be repaid in a long time period. However,
however प्रॉब्लम क्या था, however the interest on loan will be the fixed cost. However, the interest on loan will be the fixed cost. Full stop के बाद ये प्रॉब्लम क्यों है? फिक्स्ड कॉस्ट है तो वैसे ही फिर सेकंड शॉप अगर कुछ सक्सेसफुल इतनी नहीं हुई है, फिर सेकंड शॉप में अगर शुरू में लॉसेस होंगे तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. Will be the fixed cost. This amount, this cost, this expense will have to be paid. This expense will have to be paid even if the second shop faces a loss initially, which will be a financial burden, which will be a financial burden, which will be a financial burden. Overall, I think, अब opinion देना है. Overall, I think bank loan is a best source of finance. Bank loan is a best source of finance for all play. For all play. अब मुझे इसको करना है justify ना. This is because it is a successful and a growing toy shop which is in a profitable position. So it might be quite easy. Yeah, it might be easy to arrange bank loans for the second shop. For the second shop. Just copy this down और एक दफा फिर आप इस आंसर को प्रॉपरली रीड भी करो, ठीक है? देखो हम किस तरह से ये बता रहे हैं कि why bank loan is a good source of finance, what is the problem of getting a bank loan, and then why do you think that this is the best source of finance? And justification is based purely on situation. It's in a profitable and a growing toy shop. देख रहे हो कितना situation में हो. सही है. अब जाहिर है एज इट इज ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं आपसे, लेकिन प्रैक्टिस करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यू एक्चुअली स्टार्ट टू अटेम्प्ट योरसेल्फ. फिर आप अपनी तरफ से भी अब अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो. रैंडम आपने कोई 2016, 17, 18 का पास पेपर उठाओ, अब ट्राई करना स्टार्ट कर भी सकते हो. यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग. तो स्टार्ट में इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रीड द मार्किंग स्कीम और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश की. भले गलत सही से फर्क नहीं पड़ता, बट जब लिखना स्टार्ट कर दोगे ना तो वो खुद ब खुद आपका मोमेंटम बनेगा. खुद ब खुद फिर आपका हाथ सेट होना शुरू हो जाता है. सही है. इसकी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हो. जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हो आप उसका रैंडम क्वेश्चन निकालो पेपर 1 से. 2016 से स्टार्ट कर लो और वहां से फिर आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ. ऑब्वियसली हम क्लास में भी कर रहे होते हैं, करेंगे भी, लेकिन खुद से भी अगर आप प्रैक्टिस सब करना चाह रहे हो तो यू कैन नाउ स्टार्ट ऑफ. और मार्किंग स्कीम आप शुरू में यूज कर सकते हो, रीड करके फिर उसको अटेम्प्ट कर लो, या फिर पहले आहिस्ते आहिस्ते फिर अटेम्प्ट किया फिर मार्किंग स्कीम रीड कर ली, ये भी हो सकता है. सही. तो वो पॉइंट्स आपके रिवाइज भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइटिंग स्किल भी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी. तो दैट्स व्हाट इट इज इट क्लियर?